गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। जैसे जब हम चल रहे होते हैं तो हम स्लिप नहीं करते। अगर हम रफ सरफेस पे चलते हैं तो हम स्लिप नहीं करते। तो हमारे जो सोल होती है, जो भी हमने पहना होता है, और सरफेस के बीच में एक फोर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। फुटबॉल को किक कर दो, कुछ समय बाद वो अपने आप जाके रुक जाती है। रीज़न क्या होता है? फ्रिक्शन। अगर वो फ्रिक्शन ना होता तो एक बार फुटबॉल को किक करते और वो जब तक सामने से जाके कोई ना रोकता तब तक वो खुद ब खुद नहीं रुकती। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? फ्रिक्शन के एग्जाम्पल है। अब गियर वाली साइकिल भी आती है, उसमें भी एक गियर होता है फ्रिक्शन के लिए। एक मतलब एक की इधर लगी होती है, वो फ्रिक्शन के लिए होती है, जिससे हम फ्रिक्शन को घटा और बढ़ा सकते हैं। फ्रिक्शन को कम कर दो तो साइकिल बहुत स्मूथली चलती है, और फ्रिक्शन को ज़्यादा करो तो बहुत रफ चलती है। तो फ्रिक्शन का जो ऑप्शन है वो उसमें भी दिया होता है। ठीक है, और देखते हैं हम कि हमारे टायर्स कुछ समय बाद क्या होते हैं? घिस जाते हैं। रीज़न क्या होता है? वो फ्रिक्शन ही होता है जिसकी वजह से वो जो टायर है वो कुछ समय बाद घिस जाता है और हमें नया टायर लगवाना पड़ता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन होता क्या है। और फ्रिक्शन दो यूज़फुल भी है, उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, सब हम पढ़ेंगे आज। ओके, बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन क्या है? एक नेचुरल फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक नेचुरल फोर्स जिसे हम घटा और बढ़ा दोनों सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, अच्छे से समझिए। द फोर्स मतलब ये एक तरीके का क्या है? फोर्स है। द फोर्स विच opposes which opposes the which opposes the रिलेटिव। वैसे रिलेटिव का मतलब क्या होगा अभी समझाता हूँ। which opposes the relative motion between two bodies the force which opposes the relative motion between two bodies is called friction. Is called friction. ठीक है, which always acts in opposite direction. In opposite direction. तो ये क्या है? द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी। रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है कि दो बॉडी आपस में मोशन करेंगी। अगर एक आगे जा रही है तो जो फोर्स है वो किस तरफ की ओर लगेगा? पीछे की ओर। ठीक है, वो किस तरफ लगेगा? पीछे की ओर। समझो जरा, जब तुम आगे चल रहे होते हो, अगर फोर्स भी आगे की तरफ लगता तो तुम स्लिप कर जाते, क्योंकि आगे तुम भी जा रहे हो और फोर्स भी तुम्हारा आगे की तरफ लग रहा है, तो तुम ऐसे ऐसे होते रहते, ऐसे और
लुढ़क जाता है। तो सीधी सी बात है कि दोनों फोर्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। अगर तुम आगे की तरफ चल रहे हो तो जो सरफेस है यानी जो सड़क है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, जिससे तुम्हारा बैलेंस बना होता है और तुम गिरते नहीं हो। उसी तरह जब फुटबॉल आगे की तरफ जा रही होती है तो जो ग्राउंड है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। इसीलिए चलते 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 एक समय ऐसा आता है जब बॉल का फोर्स कम हो जाता है और जो सरफेस फोर्स लगा रही है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स ज़्यादा हो जाता है और वो बॉल जाके रुक जाती है ना। तुरंत नहीं रुकती क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता। तुम किक करते हो तो तुम्हारा फोर्स ज़्यादा होता है उस वक्त, और धीरे धीरे जैसे जैसे बॉल टाइम के साथ आगे जाएगी वैसे धीरे धीरे उसका फोर्स कम होता जाता है और जो ग्राउंड है उसका फोर्स उतना ही रहता है। तो एक समय ऐसा आता है कि फुटबॉल पे जो फोर्स लगा था वो कम हो जाता है और ग्राउंड का फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो फुटबॉल है वो रुक जाती है। ठीक है, यही काम होता है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन समझ में आ गया फ्रिक्शन क्या होता है। अब जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, मैं लिख भी इस कारण से पा रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे पेज है, ठीक है, इसमें स्मॉल स्मॉल दिखने में तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई छेद हैं या पोर्स हैं, लेकिन असल में अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद होते हैं जिनमें ये जो इंक है वो फिल होती है और जिसकी वजह से हमारी राइटिंग बनती है या फिर हम लिख पाते हैं ईजिली। ठीक है, अगर किसी स्मूथ सरफेस पे लिखने की कोशिश करो तो देखते हैं कि इंक बह जाती है ना। इंक क्या होती है, बह जाती है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर भी यूज़फुल है, हम लिख पा रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। कभी भी टेबल वगैरह पे या स्मूथ सरफेस पे लिखने की कोशिश करो तो वो बह जाता है या फिर नहीं लिख पाते सही से। तो रीज़न क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा, तो पढ़ भी लेते हैं। फ्रिक्शन इज अ नेचुरल फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों जो सरफेसेस हैं मतलब जो भी हमारी दो बॉडीज़ हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। तो हमने जैसा कि बोला फ्रिक्शन क्या है, एक नेचुरल फोर्स है। रेजिस्ट मतलब अपोज करना, जैसा मैंने लिखा था अपोज करना। क्या अपोज करता है, रिलेटिव मोशन किसका, दो सरफेसेस का जो आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट में। जैसे हमारी चप्पल और ग्राउंड, जब हम दोनों आपस में कांटेक्ट में, जब हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो ग्राउंड क्या करेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो क्या करेगा, हमारे मोशन का अपोज ही तो कर रहा है, तभी तो हम नहीं गिर पा रहे हैं। हम आगे की ओर जाना चाहते हैं, वो हमें पीछे की ओर ढकेल रहा है। तो ये सब क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, अब इट इज ऑलवेज एक्सर्टेड इन अ डायरेक्शन दैट अपोजेस मोशन। सीधी सी बात मैंने बोला कि हमेशा क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पे द बॉल स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। वही बात मैंने की, अगर फुटबॉल को किक करते हो तो वो कुछ समय बाद रुक जाती है। रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, उसी तरह कई जगह फ्रिक्शन लगता है। सिमिलरली द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बेस ऑफ अलमीरा एंड द फ्लोर प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। अब घर पे देखा होगा अलमीरा रखी होती है, अलमीरा अपने आप इधर से उधर नहीं जाती है। रीज़न क्या होता है, उसका जो बेस है और जो ग्राउंड है उसके बीच में भी क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, इन दिस केस द फ्रिक्शन इज लार्ज एंड इन ऑर्डर टू ओवरकम इट मेक द अलमीरा मूव। ठीक है, सीधी सी बात है, इस केस में क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तभी तो अलमीरा मूव नहीं कर पाती है। ठीक, फ्रिक्शन इज एन एवल फॉर ऑल मोशन, यानी सारे मोशन के लिए फ्रिक्शन क्या है, एवल। एवल क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, मोशन को रोकता है, मोशन का अपोज करता है। तो जो चीज़ तुम्हारा अपोज करेगी वो तुम्हारे लिए बुरी तो है। उसी तरह फ्रिक्शन मोशन के लिए एवल है लेकिन हमारे लिए एवल नहीं है। ठीक है, नो मैटर विच डायरेक्शन समथिंग मूव्स इन फ्रिक्शन ऑलवेज पुल इट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये मैटर नहीं करता तुम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, फ्रिक्शन हमेशा तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में ही खींचेगी। ठीक, तो फ्रिक्शन के कारण होता क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लो डाउन मोशन एंड डैम्प्स द एनर्जी। तो फ्रिक्शन से होता क्या है, जैसे तुम साइकिल चला रहे हो, अगर फ्रिक्शन ना होता एक पैडल मारते और सीधा जाके घर पर रुकते, है ना। लेकिन फ्रिक्शन क्या करता है, तुम्हारा अपोज कर रहा होता है तो तुम्हें लगातार पैडल मारने पड़ते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी का लॉस भी ज़्यादा होता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ है फ्रिक्शन के, ये भी देख लेते हैं। यू रब योर हैंड अगेंस्ट ईच अदर टू वार्म देम अप इन चिल विंटर मॉर्निंग। तो होता क्या है, ठंडियों में हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है, फ्रिक्शन। हम आगे की ओर ऐसे कर रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, फिर ऐसे कर रहे हैं फिर पीछे की ओर लग रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, सेकेंड, मैच स्टिक जब हमें जलानी होती है तो हम क्या करते हैं, इस पर अपनी जो माचिस की तीली है उसको क्या करते हैं, रब करते हैं ना। यानी कि क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और जो बारूद लगा होता है इस पर वो जल जाता है।
ठीक है, तो समझ में आया। अब सुना होगा कि जंगल में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया में भी जल्दी में आग लगी थी। तो रीज़न क्या होता है, जब पेड़ सूखे होते हैं और हवा चल रही होती है, गर्म हवाएं चल रही होती हैं, तो हवा और पेड़ की पत्तियों के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है और उस हीट के कारण जंगल जल जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन ही कारण है जंगल की, फॉरेस्ट फायर की। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कॉजेज क्या होते हैं? केवल एक कॉज है फ्रिक्शन का, कॉजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के बाद आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा, और एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये वाला मत लिखना, ठीक है, 2 लिख देना काफ़ी है। अब कॉजेस की बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक कॉज है, वो कॉज क्या है? रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट है? रफनेस पे। वो दो चीज़ें जो आपस में कांटेक्ट हैं, वो कितना रफ हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा क्या? फ्रिक्शन। ठीक है, अगर देखो कंक्रीट रोड देखी होगी जो जिसमें ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा होता है, उसमें चलने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रीज़न क्या होता है? वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो कॉजेज क्या है? रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक रफनेस। ये तो हमारा हो गया एंशिएंट अप्रोच। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? जो फ्रिक्शन है, मॉडर्न अप्रोच मतलब प्रेजेंट टाइम में, वो रीज़न क्या होता है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन का? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मॉडर्न अप्रोच है, मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि जो फ्रिक्शन है वो किसके कारण होता है? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। अब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पढ़ा ही है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब इसी पर कॉन्सेप्ट बना एडेशन। क्या बना कॉन्सेप्ट? एडेशन। एडेसिव लिखा होगा, फेविकोल वगैरह अगर देखा होगा तो उस पर लिखा होता है एडेसिव। ठीक है, तो ये एडेशन होता क्या है? एडेशन की बात करते हैं, होता क्या है? ठीक है, एडेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कहाँ पर? बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एडेशन। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया आई थिंक। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, कहाँ से कहाँ तक ये मैं बात करता हूँ अभी। ठीक है, एडेशन की बात। एग्जाम्पल पे तो के तौर पर अगर हम बात करें, some materials like glue and fevicol have a strong
attraction for many substances. That is why they are good adhesives. They offer large friction to overcome which large force have to be applied. ठीक है, तो एडहेसिव बनते कैसे हैं? इनमें जो सब्सटेंस होता है, जो भी केमिकल होता है, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत 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 क्या होता है, ज़्यादा होता है. उसका अधेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर हमें कोई चीज़ चिपका दी, उसे तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, तो अगर हमने चिपकाया ही है, हमें पता ही है टूटा हुआ है, तो हम ज़्यादा फोर्स क्यों लगाएंगे? तो सीधी सी बात है, वो किसी भी चीज़ को आसानी से चिपका सकता है. रीज़न क्या होता है कि इसमें जो केमिकल भरा हुआ है उसमें अधेशन यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे फिर से तोड़ने के लिए. तो समझ में आ गया अधेशन क्या होता है? उसी की मदद से हम क्या बनाते हैं, ग्लू या फेविकोल. अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, अगली हेडिंग जो हमारी पड़ेगी वो क्या होगी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला आता है स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. चलो बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो वो फ्रिक्शन जिसमें हमारी दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, रेस्ट पे हैं, मूव नहीं कर रही हैं, ऐसा फ्रिक्शन क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन. देखा होगा टेबल पे कोई बुक रख दो, वो बुक स्टेबल रहती है ना, इधर जाती है ना उधर जाती है. ठीक है, टेबल पे कोई बुक रख दो, जैसे ये बुक रखी हुई है टेबल पर, अब ना ये इधर जा रही है ना उधर जा रही है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है. रीज़न क्या है? इस पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन. समझ में आ गया? क्या क्लियर हुआ? तो समझ में आया स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, मोशन में नहीं होती. कैसे मोशन में? रिलेटिव मोशन में. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, हेडिंग डालनी है, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन से लेके स्टैटिक फ्रिक्शन तक. ठीक है, फिर आगे बात करेंगे द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग और स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट पोजिशन इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन को हमें मेजर करना है, ठीक है, मेज़र करने का मतलब नापना है कि कितना स्टैटिक फ्रिक्शन है. मान के चलो मैंने दो टेबल लिए, एक पर एक पेंसिल रख दी है, एक पर एक एक बुक रख दी है, कुछ भी रख दिया. ठीक है, एक पे एक पेंसिल रख दिया और एक पे क्या रख दिया, एक बुक रख दी है. ठीक, अब मुझे जानना है कि किस में स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है. तो मैं कैसे जानूंगा? सीधी सी बात है, मैं उसे मूव कराऊंगा. क्या कराऊंगा? उसे धक्का दूंगा, पुश करूंगा दोनों को. जिसमें मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, जिसमें मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कम है. जैसे एक पेंसिल ले ली मैंने और एक पेन ले लिया. ठीक है, मान के चलो मुझे इस पेन को मूव कराने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन इस बुक के पेज और इस पेन के बीच में ज़्यादा है, और इस पेंसिल को आराम से मैं मूव करा पा रहा हूँ. इसका मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, कम. तो समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे मेजर करेंगे. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और काम क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप सरफेस. जैसे कोई स्लोप सरफेस है, देखो ये सरफेस कैसी है, स्लोप. स्लोप मतलब ढलान है इसमें. तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसे क्या करेगा, ये आसानी से नीचे आ जाएगा. ठीक है, झूला वगैरह झूलते हो तो देखा होगा कि एक हीट प्रोड्यूस होती है जब हम झूला झूल रहे होते हैं, है ना. अगर कपड़े हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मान के चलो जहाँ पर कपड़े नहीं होते जैसे पैर वगैरह में, तो जब हम झूलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जल गया है. तो रीज़न क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है. तुम नीचे की तरफ आना चाहते हो लेकिन फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, तो वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, आगे सेकेंड बात करते हैं हम. दूसरा हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू मूविंग और स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराने के लिए यानी फिसलाने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट टचिंग ईच अदर दैट स्लाइड पास्ट वन अनदर कॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ऐसे टच करें कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर दे, स्लिप कर जाए. क्या कर जाए, स्लिप कर जाए. तो वो क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एग्जाम्पल, झूला. झूले का शेप कुछ ऐसा होता है, नीचे की सरफेस का तुम्हारा क्या होता है, मोशन इस तरफ की ओर होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है और तुम क्या करते हो, उस पर स्लाइड कर जाते हो. ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, वो फ्रिक्शन जो हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराने में, वो फ्रिक्शन क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है,
अब मेजरिंग ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को मेजर कैसे कहते हैं? एन अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी मेड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। हम फ्रिक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके। स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा, जब कोई सिलेंडर वगैरह वाले आते हैं तो उनसे हम मेजर करवाते हैं, तो यही हमारा क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस। अ स्प्रिंग बैलेंस कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग हैविंग अ मूवेबल पॉइंटर। देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, कि स्प्रिंग लगी होती है जिस चीज़ को नापना है, जिसका वेट नापना होता है, उसको लटकाते हैं और अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है और उसमें पॉइंटर होता है। अगर 10 किलो का है तो पॉइंटर नीचे आ जाता है 10 किलो पर, 5 किलो का है तो 5 किलो पर आ जाता है, ठीक है। तो अटैच टू इट द पॉइंटर मूव्स ओवर ए स्केल अकॉर्डिंग टू द, सीधी सी बात है, वेट वगैरह के ही अकॉर्डिंग वो क्या करता होगा? मूव करता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग। अब जो वेट है वो भी एक तरीके का फोर्स ही होता है, पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी, एम जी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो फोर्स भी एक तरीके का क्या है? वेट भी क्या है? एक तरीके का फोर्स, ठीक है। तो वो जितना मेजर करके बताता है 10 किलो मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है, 5 किलो मतलब फ्रिक्शन कम है। एंड मेजर द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग। और वो क्या करता है? जितना स्प्रिंग स्ट्रेच करेगी, जितना ज़्यादा कर गई, फ्रिक्शन क्या उतना ज़्यादा, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? पहला, नेचर ऑफ सरफेस, रफ और स्मूथ इन कांटेक्ट, यानी जिस सरफेस पे तुम चल रहे हो उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। अगर वो ज़्यादा रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, यानी तुम्हें चलने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम है और तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। देखते हो दौड़ते दौड़ते आते हो, अगर सरफेस स्मूथ होता है तो स्लाइड कर जाते हो, आराम से स्लाइड मारते हो स्कूल वगैरह में। तो वो क्या होता है? अगर जो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर? फ्रिक्शन। सेकेंड फैक्टर क्या है? मास ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। तुम्हारा मास जितना, तुम्हारा वेट जितना ज़्यादा होगा, तुम्हारे और सरफेस के बीच में रफनेस उतनी बढ़ जाएगी, है ना। कभी देखा होगा, अगर ज़्यादा वेट वाली चीज़ है उसको पुश करके देखो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, वेट कम है तो आसानी से उसको पुल कर सकते हो या पुश कर सकते हो तुम। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है तुम्हारा। पहला क्या होता है? नेचर ऑफ सरफेस, दूसरा क्या है? मास ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं, एक मिनट, स्टैंड नहीं है तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है बार बार। तो अगर एक एक्टिविटी करके देखें हम, तो उससे हमने ये जो कंक्लूजन होता है, यानी फ्रिक्शन किस पे डिपेंडेंट है, ये ऐसे ही नहीं बताया जाता है, ये एक्सपेरिमेंट करके बताया जाता है कि इन दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है हमारा फ्रिक्शन। तो पहला, द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द इरेगुलरिटीज, मतलब रफनेस ऑफ द टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। अभी बताया इट इज मोर फॉर रफ सरफेस एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस, यानी फ्रिक्शन रफ सरफेस के लिए ज़्यादा होता है, स्मूथ सरफेस के लिए कम होता है। फिर द फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट उस पर चल रही है, स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मास ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा। अभी बोला ना कि अगर हैवी वेट की कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखी हुई है, उसे पुश या पुल करना चाहो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वहीं अगर कम वेट का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसे आसानी से खींच पाते हो। तो सीधी सी बात है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास जितना ज़्यादा, फोर्स उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा, ठीक है। लिखा भी है, मोर इज द मास, लार्जर इज द फ्रिक्शन, ठीक है। नो सरफेस कैन बी कॉल्ड परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस ऐसी नहीं होती है जिसमें बिल्कुल भी रफनेस ना हो। तुम्हें भले लगता हो कि उसमें रफनेस नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रफनेस तो रहती है, तभी तो टाइल्स वगैरह पे चल पाते हो। टाइल्स लगती तो एकदम स्मूथ है, लेकिन उसमें भी रफनेस होती है, ठीक है। आगे आगे आते हैं चेक पॉइंट पर। बहुत दिनों से चेक पॉइंट नहीं किया हमने। फ्रिक्शन अपोजेस द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का अपोज करता है? आपको करके बताना होगा कि ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। आई थिंक ट्रू है, बिल्कुल अपोज करता है, ये है गया ट्रू, है ना। सेकेंड, ओनली रफ सरफेस हैव इरेगुलरिटीज। क्या केवल रफ सरफेस के पास ही इरेगुलरिटीज होती हैं? बोलो। नहीं,
स्मूथ सरफेस में भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग। क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराता रहता है? बोलो, अभी पढ़ा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये आपको करना है ट्रू या फॉल्स, ठीक। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, ये भी आपको करना है ट्रू और फॉल्स। चेक पॉइंट 1 डाल के मुझे आंसर बताओगे, ठीक। अब बात करते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। लिखा हुआ है फ्रिक्शन क्या है? एक नेसेसरी एविल है ना, यानी ये जरूरी भी है और बुरा भी है, दोनों। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया था ये फ्रिक्शन किस में मदद करता है? चलने में, दौड़ने में, खेलने में, कूदने में। लेकिन ये एविल कैसे है? चलते हो, फ्रिक्शन तुम्हारा मदद करता है, लिखते हो, फ्रिक्शन तुम्हारी मदद करता है, तो ये एविल कैसे हुआ? क्योंकि ये तुम्हारी एनर्जी का लॉस भी करवाता है ना। अगर फ्रिक्शन वाली सरफेस फ्रिक्शन ज़्यादा है तो तुम्हें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, इसीलिए ये क्या है? एक एविल भी है। तो पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे बात करते हैं हम। ठीक है, you push on a door to open it, but the door does not move in even a little, rather your hand slips away. You fix a सीधी सी बात है, क्या होता है अगर तुम किसी डोर को ओपन करना चाहते हो, ठीक है, और डोर मूव नहीं कर रहा है, ठीक, तो तुम्हारे हाथ क्या होते हैं? स्लिप हो जाते हैं। तो रीज़न क्या है? फोर्स तुमने ज़्यादा लगाया, है ना। डोर बंद है तो सीधी सी बात है, मूव कैसे करेगा? You fix a nail in the wall to hang a picture and the nail comes out of the wall on its own every time you try to do so. सीधी सी बात है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो तुम अगर दीवार में नेल को यानी कीली मारना चाहते तो कभी भी कीली अंदर की ओर ना जाती, वो बार बार बाहर आ जाती, ठीक है। All this would have actually happened. ये सब होता कब होता? अगर फ्रिक्शन ना होता। फ्रिक्शन ना होता तो तुम एक बार चलना शुरू करते तो और कभी रुक ही नहीं पाते, है ना। एक बार तुमने फुटबॉल को किक मारी होती और वो पता नहीं कहाँ जाके रुकती, और डोर कभी खुलता ही नहीं। डोर क्यों नहीं खुलता? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लगता तुम्हारे हाथ और डोर के बीच में, तुम्हारा हाथ बार बार स्लिप कर जाता। तुम कीली दीवार में मारना चाहते लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कीली अंदर की ओर कभी जाती ही नहीं, है ना। तो ये सब ना होता अगर फ्रिक्शन ना होता, इसीलिए फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और एविल क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो अगर हम नट सेल यानी शॉर्ट में बात करें तो द वर्ल्ड वुडंट हैव बीन द वे इट इज नाउ if friction were not there. As a matter of fact, friction is one of the utmost important natural gift to us. यानी जैसा हमें वर्ल्ड दिख रहा है वैसा वर्ल्ड कभी ना होता अगर फ्रिक्शन ना होता। तो ये एक नेचुरल और इम्पोर्टेंट गिफ्ट है, ठीक। अब इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं ये बात करते हैं, ठीक है। देखा होगा टायर, there are a number of situations where we need friction and therefore we make purposeful effort to increase it. The tire of the vehicles are made with groove designed to make their surface uneven in order to have a good grip over the road and control over their moving and stopping. होता क्या है? पहला इंक्रीजिंग कैसे करते हैं? टायर्स में कैसे बढ़ाते हैं फ्रिक्शन? देखो टायर्स में देखा होगा कि कहते हैं ना कि ये देखो ये गोटे होते हैं, ग्रूव जिन्हें कहते हैं। ये क्यों बने होते हैं? टायर एक सिंपल सा ऐसा क्यों नहीं बना देते हम कि उसमें कुछ भी ना हो, ऐसे सिंपल सा गोल गोल पहिया बना दें। ये इसलिए होते हैं कि ये रोड से क्या करते हैं? चिपक के चलते हैं। अगर ये ना होता तो गाड़ी पे हमारा कंट्रोल ही ना होता, ब्रेक लगाते गाड़ी आगे ही चलती जाती और कभी भी सड़क पे इतनी जल्दी नहीं रुकती और कई लोगों को हम ठोक चुके होते हैं। तो ग्रूव से क्या होता है? रोड पर ये ग्रिप बना के चलते हैं, चिपक कर चलते हैं, है ना। और हम इनके मोशन पर हमारा कंट्रोल हो पाता है, हम इन्हें रोक पाते हैं इन ग्रूव की मदद से ही। ग्रूव ना होता तो इतनी जल्दी गाड़ी कभी नहीं रुकती, ठीक है। तो हमने क्या किया? ग्रूव बनाकर इसका फ्रिक्शन बढ़ा दिया। फ्रिक्शन बढ़ाने का लॉस तो है कि मतलब ज़्यादा पेट्रोल खा रही है गाड़ी, वरना हो सकता है कि आधे लीटर में वो पता नहीं हज़ारों किलोमीटर चली जाती है आराम से, लेकिन रोकना भी तो होता है। तो सीधी सी बात है, ग्रूव क्या करते हैं? फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे हम जहाँ चाहें उसे रोक सकते हैं, ठीक है, और उस पर कंट्रोल होता है हमारा। अब देखा होगा क्रिकेट में नीचे स्पाइक्स होते हैं, जो शूज़ होते हैं उनमें नीचे स्पाइक्स होता है। स्पाइक क्यों होता है? ताकि जो बैट्समैन है या जो बॉलर है, जो फील्डर है, वो दौड़ते समय स्लिप ना हो, उनका ग्राउंड पे क्या हो? कंट्रोल हो, ठीक है, वरना उन्हें चोट आ जाएगी।
तो सीधी सी बात है, द सोल्स ऑफ शूज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अनइवन सर्फेसेस सो दैट द यूजर हैज अ कंप्लीट कमांड ऑन हिज वॉकिंग और रनिंग। वॉकिंग और रनिंग शूज जो आते हैं उसमें भी नीचे क्या होती है, सोल बनी होती है ना, उसमें भी ग्रूव्ड होते हैं कुछ, जिससे हम जब सड़क वगैरह पे चले तो स्लिप ना हो, है ना। तो जहाँ पर हमें फ्रिक्शन बढ़ाना होता है वहाँ पर हम ग्रूव भी ज़्यादा डालते हैं, जैसे क्रिकेट में जो शूज़ होते हैं उसके नीचे स्पाइक्स होती हैं ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो और ग्राउंड पे बैट्समैन स्लिप ना हो, ठीक है। देखो लिखा भी है, द शूज ऑफ एथलीट्स हैव एक्स्ट्रा रबर स्पाइक्स ऑन द सोल्स टू हैव एन एक्स्ट्रा ग्रिप ऑन द ट्रैक वाइल रनिंग। तो जो शूज़ होते हैं किसके, एथलीट्स के, उनमें रबर की स्पाइक ज़्यादा होती है जिससे वो ट्रैक पे स्लिप ना हो, उन्हें एक्स्ट्रा ग्रिप मिले दौड़ते वक्त, ठीक है। द हैंडल्स ऑफ मोटरसाइकिल हैव अ टो बेल्ट ऑफ और अ रबर सीट विद स्पाइक्स सो एज टू प्रोवाइड अ गुड ग्रिप। देखा होगा एक्सीलेटर में क्या होती है, ग्रूव बने होते हैं जिससे हमारी पकड़ अच्छी हो और स्लिप ना हो एक्सीलेटर। ऐसा ना हो कि हाथ स्लिप हो तो पूरे एक्सीलेटर घूम जाए और गाड़ी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ठीक है। इसी तरह कई हैवी मशीन भी होती हैं जिसमें ग्रूव बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन अच्छा मिले, ठीक है। एक ये तो हमारी स्टडी से रिलेटेड है। फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द लिड ऑफ द पेंसिल अलाउ सम पार्ट ऑफ द पेंसिल लेड टू गेट रब्ड ऑफ ऑन पेपर एंड लीव अ मार्क ऑन इट। सीधी सी बात है, क्या होता है, अगर ये हमारी पेंसिल की जो लिड है और इस पेज के बीच में फ्रिक्शन ना होता तो ये पेंसिल कभी घिसती ही नहीं और कभी भी हम लिख ही नहीं पाते, ठीक है। तो फ्रिक्शन ही हेल्पफुल है लिखने में। सिमिलरली द फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड द चॉक एनेबल टू राइट ऑन द बोर्ड। उसी तरह बोर्ड देखा होगा रफ होता है जिसमें चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल होते रहते हैं और जैसा हम लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण ही हम बोर्ड पर भी लिख पाते हैं। तो ये इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के मेथड हैं कि हम फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सी बात अगर मैं करूँ, अगर सरफेस की रफनेस को बढ़ाओगे तो भी फ्रिक्शन बढ़ सकता है। और फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, टायर में ग्रूव बनाकर, सोल में जूते की कैसे अनइवन स्पैक्स बनाकर, है ना। और पेज में कैसे बना सकते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन आता है, उन पोर्स को बढ़ाकर फ्रिक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। अब फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं इस बात की बात करते हैं, ठीक है। आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देते हैं। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हो, सरफेस को स्मूथ बनाकर फ्रिक्शन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं समझते हैं, ठीक। तो फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, बाय ऑयलिंग। बाय ऑयलिंग इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सरफेस पे ऑयल डाल दो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन को कम क्यों करते हैं, ताकि एनर्जी का लॉस कम हो, ठीक है, ताकि एनर्जी का लॉस कम हो। होता है फ्रिक्शन के कारण हमारे कपड़े वगैरह फट जाते हैं, रफ सरफेस पर अगर हम रगड़ दें, होता है क्रिकेट खेलते वक्त गिर जाओ तो यहाँ घुटनों के पास जो होते हैं कपड़े कुछल जाते हैं। तो बाय ऑयलिंग हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। देखा होगा चेन वगैरह में लुब्रिकेंट लगाए जाते हैं, बाय लुब्रिकेटिंग, मोबियाइल वगैरह। इंजन ऑयल देखा होगा, उस मोबियाइल होता है। रीज़न क्या होता है, इंजन जब चलता है तो फ्रिक्शन होता है, जब भी कोई चीज़ चलेगी तो फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जिससे वो जो इंजन है वो ख़राब ना हो, हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड है क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। अब लुब्रिकेशन क्या होता है समझ लो। ठीक है, मटेरियल्स लाइक ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स किसे कहते हैं, ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन, ठीक है। द ऑयल यूज फॉर लुब्रिकेशन इज कॉल्ड मशीन ऑयल। जो ऑयल लुब्रिकेशन के काम आता है उसे क्या कहते हैं, मशीन ऑयल। जैसे डिस्क ब्रेक में होता है, ऊपर देखा होगा एक ब्रेक के पास एक ऊपर रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उसमें क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है, उसे मशीन ऑयल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, लुब्रिकेंट्स।
लुब्रिकेंट्स, इनका काम क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है। You can also put oil or grease or graphite time to time between the moving part of sewing machine. सिलाई मशीन में भी हम ऑयल वगैरह डालते हैं, फ़ैन में भी डालते हैं। जब लॉक होता है, जो हमारा ताला होता है वो कभी कभी काम करना बंद कर देता है, उसमें भी हम ऑयल डालते हैं। इसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो आसानी से काम करते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, यूजिंग बॉल्स, रोलर्स और व्हील रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं ना हम, साइकिल वगैरह में देखा होगा बॉल बियरिंग पीछे इस तरह की लगी होती हैं। इसके कारण होता है क्या है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, पैडल मारने में हमें आसानी होती है। तो ये होता है क्या, बॉल बियरिंग, समझते हैं। द सिस्टम ऑफ metal balls in their socket is called ball bearing, and that of metal cylinders in their slots is roller bearing. तो ये क्या है हमारा, बॉल बियरिंग, और ये अंदर दिख रहा है वो क्या है, रोलर बियरिंग। इसकी मदद से क्या होता है, व्हीकल आसानी से मूव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट इस नीचे वाले पार्ट पे क्या करता है, रोटेट करता है, तो फ्रिक्शन कम लगता है। अगर इसी को पूरा घुमाना हो ना, बहुत मेहनत लग जाएगी। और ये बॉल बेयरिंग हर व्हीकल में होती है, कार में, बाइक में। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लिखना भी है। तो होता क्या है, बॉल बेयरिंग में रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स विच रोल ओवर ईच अदर। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, एक फ्रिक्शन होता है जो कब काम आता है, जब एक चीज़ दूसरे पार्ट पे क्या करती है, मूव करती है। जैसे कि बॉल बियरिंग में होता है। बॉल बियरिंग में क्या होता है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है ये फिक्स होता है और ये ऊपर वाला उस पर क्या करता है, रोटेट करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। तो ये कैसा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब और फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, यूजिंग पाउडर। ये सारे मेथड हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। क्या करते हो, कैरम वगैरह जब खेलते हो तो उस पर पाउडर डाल देते हो, जिसकी वजह से स्मूथनेस बढ़ जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो अ वेरी फाइन पाउडर इज यूज्ड इन सम मशीनरी टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। Powder forms a layer between the moving parts so that they do not rub against each other and the friction between them minimize. क्या करता है, दोनों सरफेस जिस पर, जैसे ये सरफेस मेरी हो गई, ये दूसरी सरफेस, इसके बीच में पाउडर डाल दिया, तो ये क्या करती है, दोनों को आपस में कांटेक्ट करने में अपोज करती है। दोनों आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होंगे, बीच में पाउडर रहेगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। लास्ट मेथड, पॉलिशिंग द सरफेस। सरफेस को पॉलिश कर दोगे तो उसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। Sometime when the use of lubricant or ball roller bearing is not practically possible, जब इन चीज़ों का यूज़ नहीं हो पाता, तो the two surface of moving parts in contact are buffed and polished to make them as smooth as possible. तब हम क्या करते हैं, दोनों सरफेस के मूविंग पार्ट जो कांटेक्ट में है उसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, स्मूथनेस बढ़ जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। द सरफेस में इवन भी इलेक्ट्रोप्लेटेड। इलेक्ट्रोप्लेटेड मतलब क्या होता है, जैसे सुना होगा ना कि चांदी का चम्मच, तो हमने क्या किया, एक मेटल लिया है, उसके ऊपर